हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। तो क्लास 10 एसएसटी की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर 2, जिसका नेम है फेडरलिज्म। पॉलिटिकल साइंस या आप नाम बोल सकते हैं सिविक्स का। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था बेटा पावर शेयरिंग, क्योंकि अगर कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री है उसके लिए पावर शेयरिंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और उसको हम उस चैप्टर को अच्छे से कवर किया है। उसी चैप्टर में से एक पॉइंट निकल के आया है कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट की, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, उन्हीं को अलग अलग पावर को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और ये सबकी अलग अलग पावर को ही हमने क्या बोल दिया है, फेडरलिज्म। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज फेडरलिज्म। क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? अगर है तो क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं? तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट कि ये फेडरलिज्म जो है, फेडरल सिस्टम इंडिया ने कहां से अडॉप्ट किया। फेडरल सिस्टम, थोड़ा सा हम इसकी बैकग्राउंड को जानेंगे और ये बताना चाहूंगी कि जो इंडिया ने इस फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है वो किया है कनाडा से। ओके, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो फेडरल कंट्री हैं, लाइक यूएसए, इंडिया तो है ही, कनाडा हो गया एक फेडरल सिस्टम। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट के अलावा एक दूसरी गवर्नमेंट होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। ओके, तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे कि जहां पे जो पावर है कंट्री का एक ही जगह पे होगी। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में बेसिकली जो पावर होता है, पूरा पावर किसको होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, या सेंटर को होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पावर होता है किसमें? यूनिटरी में। और वहीं पर अगर स्टेट गवर्नमेंट का है उसको कोई पावर नहीं होता है। फेडरल में ऐसा नहीं होता है बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग पावर होता है कोई भी लॉ बनाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का अलग पावर होता है, एंड लोकल गवर्नमेंट का अलग पावर होता है। सबके जो पावर्स हैं वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, ये देखते हैं हम कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बेटा लोकल गवर्नमेंट की बात की ही नहीं गई थी। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को ही जानते हैं। बट ये जो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ये कब किस लिए आया? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, बहुत ही डाइवर्स है, और जो छोटे छोटे गांव लेवल पे जो प्रॉब्लम है और जो मतलब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, वहां तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती। उसको शॉर्ट आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट नहीं आके, तो इसलिए बनाया गया लोकल गवर्नमेंट। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। ओके, तो ये भी थोड़ा सा बैकग्राउंड आप इसको याद रखेंगे किसका? लोकल गवर्नमेंट का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि फेडरल सिस्टम के बारे में क्या क्या फीचर्स होते हैं फेडरल का, फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको फेडरल सिस्टम समझ में आएगा कि फेडरलिज्म क्या होता है। जो कीवर्ड है फेडरलिज्म वो क्या है? तो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की पावर को शेयर करना, अलग अलग उनके पावर को डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। ओके, और पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। तो देखते हैं बेटा, व्हाट इज फेडरलिज्म? What is federalism? Federalism is a system of government in which power is divided between central authority, various constituent units of the country. ओके, तो ये आपको मैंने बताया कि जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी, जो स्टेट होगा या फिर लोकल होगा, उनमें उनके पावर्स को क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि द फेडरेशन हैज टू लेवल्स गवर्नमेंट, बोथ दीज हैव लेवल एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर्स। मतलब फेडरलिज्म के दोनों के अलग अलग पावर है। मान लो सेंटर के अलग पावर है एंड स्टेट के अलग पावर है, और दोनों अपने पावर को अलग अलग इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं, एक दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होगा।
one of the government of entire country which is usually responsible for a few subject of common national interest. स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग होगा, किसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे पुलिस सर्विस का हो गया वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, जितना भी इंटरनेशनल चीजें होती हैं वो किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है। तो दोनों जो बॉडीज हैं अपने अपने काम के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट विच लुक आफ्टर मच ऑफ डे बाय डे टू एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट, और दोनों गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही अच्छा करेगी, डे बाय डे उस तरीके से अपनी स्टेट को लेवल पे बढ़ाएगी, ओके, बेटर करेगी, इंप्रूवमेंट करेगी। ये समझ में आया। नेक्स्ट है, तो बेटा अब आपको मैंने बताया कि दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं, एक यूनिटरी सिस्टम और एक फेडरल सिस्टम, एक यूनिटरी एंड फेडरल। तो यूनिटरी सिस्टम में जो होगा पूरा पावर किसके अंदर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक ही गवर्नमेंट के, पूरा जितना भी डिसीजन मेकिंग का हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, इंप्लीमेंट ऑफ लॉ हो गया, वो किसके अंदर होगा, सारा यूनिटरी गवर्नमेंट के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगा। लेकिन अगर फेडरलिज्म की बात है तो आपको मैंने बताया था कि जो लेवल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं सेंटर, स्टेट एंड लोकल में। तो देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सारी जो भी पावर है सारा किसमें जाके सिमटा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही सब कुछ करेगी, पूरी कंट्री को हैंडल करेगी, ओके। नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं देयर आर टू और मोर लेवल्स और द गवर्नमेंट, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेंटर, स्टेट एंड लोकल। नेक्स्ट है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स। अगर क्या बोल रहा है कि यूनिटरी गवर्नमेंट के पास में, यूनिटरी गवर्नमेंट के पास में बेटा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ पास करेगी इन दोनों गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी जो कि इन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा और लेवल के गवर्नमेंट को। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, ओके। क्या, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी जी की गवर्नमेंट है, ये जानते हो आप, ये कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती है दूसरे स्टेट में दूसरे पार्टी की क्या गवर्नमेंट है, तो वो ऑर्डर नहीं दे सकती कि आपको ये लॉ बनाना है या कुछ भी करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है और उसकी जो पावर है वो क्या है, डिवाइड है। तो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट, तो राजस्थान की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट, वो क्या है, फ्री है इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है कि the central government is the supreme and the administrative division exercises only powers that central government has delegated to them. Their power may be bounded and narrowed by the central government. क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो सुप्रीम होगा वो कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, मतलब सारे लॉ, सारे पावर, सारे डिस्ट्रीब्यूट, जितना भी सब कुछ, जितना भी वर्क होगा पूरे कंट्री का, वो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही होगा। बट फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ द इट्स ओन फॉर विच इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स अपना डिसीजन ले सकती है। अगर हमें किसी भी स्टेट, मान लो उत्तर प्रदेश में कोई भी लॉ बनाना है तो वो अपनी तरीके से लॉ मेकिंग करेगी, मतलब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। बार बार वही चीजें आ रही है तो बार बार मुझे वही चीजें बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो आई होप और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, जो भी चीजें आप अगर रिपीटेड पढ़ते हैं तो अच्छे से माइंड में क्लियर होता है। तो आई होप यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम समझ में आया होगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या होता है की फीचर्स फेडरलिज्म के, ऐसा क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था अबाउट फेडरलिज्म, वो सारी चीजें हमें पढ़ना है, ओके। तो फर्स्ट है बेटा, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एक से और एक से ज्यादा गवर्नमेंट हो सकती है, तब वो कंट्री क्या होगा, फेडरल कंट्री होगा। नेक्स्ट है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation,
टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोल रहा है कि जो भी लेवल होगा गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे लोकल लेवल हो, उनका अलग अलग जुरिस्डिक्शन होगा, ठीक है। वो अलग अलग तरीके से उनका क्या होगा, जुडिशरी होगा। क्या फीचर है नेक्स्ट कि द एग्जिस्टिंग एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ओके, तो ये जो दोनों टियर गवर्नमेंट का है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन दिया गया है, इस गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट फीचर्स है ये 1 2 3 4 मत लिखना, हम 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये 5 6 7 8 हो जाएगा। ओके, 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबरिंग करना, इसमें गलत मत करना। क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट फीचर क्या है फेडरल सिस्टम का कि the fundamental provisions of the constitutional cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both level of government. बोलता है कि कोई भी फंडामेंटल है या कुछ भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना है, ओके, मान लीजिए अभी जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है किसका, एंग्लो इंडियन को जो था, हमारे जो रिजर्व सीट थी वो हटा दिया गया है। तो अगर ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो एक कोई नहीं कर सकता है, दोनों गवर्नमेंट की कंसेंट होनी चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे एग्जाम में। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कुछ इसमें डिस्प्यूट होता है, दोनों गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो वहां पे एम्पायर का काम करेगी कौन, कोर्ट करेगी, ठीक है, जुडिशरी करेगी, जुडिशरी इस चीजों को सुलझाएगी। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनोमी। और स्टेट लेवल का फाइनेंशियल कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, और सेंट्रल के पास में कहाँ से पैसा आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आएगा, ये चीजें फिक्स होता है। नेक्स्ट बेटा, द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम का दो ऑब्जेक्टिव होता है, सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री एंड एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। फर्स्ट है कि हमें भाई क्या करना है, जो कंट्री की यूनिटी है उसको बना के रखना है पीपल्स के बीच में। और दूसरा, किसी भी कम्युनिटी का कोई उनका जो भी कल्चर है और जो भी रिलीजन है, उन सारी चीजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। मतलब एक तरीके से बेसिकली बोलना चाह रहा है ये कि यूनिटी होना चाहिए और हर कम्युनिटी अपने तरीके से अपना काम करे, वो चीजें इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक फेडरल सिस्टम में। ओके, समझ में आ रहा है कि बेटा, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, क्योंकि आप लोग अभी इस एसएसटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हो ना, मैथ साइंस ही पढ़ना है। बट क्या होता है कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, फॉर नॉलेज पढ़ना चाहिए। ओके, जस्ट आपको एनसीईआरटी की बुक लेकर और बैठ जाने से समझ में नहीं आएगा, जब तक आप उसके बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में। ओके, और आई होप कि आप क्लास 10th में हैं, तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट रूट थ्रू विच फेडरेशन कैन बी फॉर्म। क्या ऐसा रूट है ना फेडरेशन को फॉर्म करने के लिए? टू एस्पेक्ट है ऑफ क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशनल एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमें कंट्री में साथ में रहना है, भाईचारे के साथ में रहना है, ब्रदरहुड होना चाहिए एक दूसरे में क्या होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। और उस चीजों से हमारा क्या होगा, और यूनिटी बनेगा हमारी कंट्री में। अगर हर गवर्नमेंट क्या है, हर गवर्नमेंट एक दूसरे के म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ में रहती है, तो हमारी कंट्री जो होती है बेसिकली वो क्या बनता है, डेवलप करता है और स्ट्रांग बनता है। नेक्स्ट है देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच इज द फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। ठीक है, कौन कौन से रूट है ये देखते हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर। मतलब दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के हम क्या कंट्री को बना सकते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर
और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। देखिए, कमिंग टुगेदर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यूएसए बहुत छोटे छोटे स्टेट मिलके एक पूरा यूएसए कंट्री बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो एग्जांपल आएगा वो किस में आ जाएगा, कमिंग टुगेदर में। और अगर हम बात करते हैं बेल्जियम की, बेल्जियम एंड स्पेन, किसकी, ये एग्जांपल हो जाएगा कमिंग टुगेदर में यूएसए, और इसमें हो जाएगा बेल्जियम एंड स्पेन। ओके, तो बेल्जियम और स्पेन क्या है, दोनों क्या है, लार्ज कंट्री है और उनकी पावर क्या है, डिवाइड है। लेकिन ये फिर भी क्या है, स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट मतलब साथ में रहते हैं, तो ये क्या हो गया, होल्डिंग टुगेदर में आ गया। तो इसी को हम बेसिकली पढ़ते हैं कि फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन ऑफ फॉर्म ऑफ बिगर यूनिट, और क्या है, साथ में रह के एक बड़ा यूनिट और एक बड़ी कंट्री बना सकते हैं, लाइक यूएसए। द काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन फॉर्म इज द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आप कंट्री का नेम याद कर सकते हैं। द सेकेंड रूट इज अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। द काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज फॉलोड इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम कंट्रीज, ठीक है। तो होल्डिंग टुगेदर वाला जैसे होता है कि बेल्जियम और स्पेन का, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, हाँ, तो ये इंडिया और स्पेन और बेल्जियम जो है बेटा, वो क्या होता है कि आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया में 20 मतलब बहुत सारी स्टेट हैं, इंडिया में बहुत सारी स्टेट हैं। तो इंडिया क्या किया है, अपने पावर को अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, होल्डिंग टुगेदर में। और जो कमिंग टुगेदर है उसका हमने एग्जांपल बता ही दिया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दो रूट जो होते हैं, फर्स्ट है क्या, कमिंग टुगेदर, सेकंड है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, कोई भी कंट्री छोटी छोटी स्टेट को मिलाकर एक बिगर यूनिट बना लेता है, एक बिगर कंट्री बना लेता है, लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर। अगर हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर का, तो जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, उन्होंने अपने पावर स्टेट में डिवाइड किया है, तो वो किस में आ जाएंगे बेटा, होल्डिंग टुगेदर में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। ऐसा क्या है इंडिया में जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है, ठीक है। ये देखेंगे, all the features of federal system apply to provisions of the Indian Constitution. The Indian Constitution is threefold distribution of legislative power between the union government and state government, ठीक है। तो 3 लिस्ट यहाँ पे मेंशन है। यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। इन इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। यूनियन गवर्नमेंट का काम क्या है बेटा, मान लो डिफेंस की जो भी है, अपनी डिफेंस वाले सेक्टर हो गया, चाहे एयरफोर्स हो गया, चाहे नेवी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आएंगी, यूनियन गवर्नमेंट के लिस्ट में आएंगी। उसके बाद फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, किसी कंट्री से इंडिया का बॉन्ड कैसे, यूनियन लिस्ट में आएगा। बैंकिंग का जो भी है वो किस में आएगा, आरबीआई है, वर्ल्ड बैंक से क्या कर रही है, क्या पैसे दे रही है, वो सारी चीजें किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा। कम्युनिकेशन एंड करेंसी वगैरह ये किस में आएंगे, यूनियन लिस्ट में आएंगे। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। तो ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी। गॉट इट। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या अथॉरिटी है, किन चीजों पे वो लॉ मेकिंग कर सकती है। इन कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ मेकिंग करेगी। लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 2-3 जो लिस्ट हैं उसमें यूनियन लिस्ट एंड किसके बारे में हमने पढ़ा, स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं और बात करते हैं किसके, कंकरेंट लिस्ट। इट इंक्लूडेड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। कुछ ऐसे इसमें क्या होते हैं, कंकरेंट लिस्ट में क्या होते हैं, कुछ यूनियन गवर्नमेंट्स और कुछ स्टेट गवर्नमेंट दोनों के क्या होंगे, लिस्ट इसमें शामिल होंगे। द लिस्ट इंक्लूड्स एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शंस एंड सक्सेशंस। ये सारे किसमें, कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट।
तो ये जो लिस्ट है ये कंकरेंट लिस्ट होता है, दोनों जो गवर्नमेंट होती हैं बेसिकली दोनों गवर्नमेंट है, मतलब दोनों गवर्नमेंट इस पे लॉ बना सकती हैं लाइक कॉमन। इन देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड द यूनियन गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इन लॉ को लेकर, अगर दोनों बनाते हैं इस लॉ में, तो जो कंसीडर होगा वो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट का कंसीडर होगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने इस लॉ को पास किया है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो इसमें बात करेंगे कि जो फेडरलिज्म है, हाउ टू फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस, किन किन चीजों पे कुछ क्या होता है कि हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। और हम देखते हैं कि जो फर्स्ट होता है लिंग्विस्टिक स्टेट, मतलब फेडरल में क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारी कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट हैं जो लैंग्वेज बेस पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, लैंग्वेज बेस पे उसको अलग क्या स्टेट बनाया गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये जो क्रिएशन होता है, ये जो क्रिएशन हुआ है लिंग्विस्टिक स्टेट का, वो क्या है, हमारा टेस्ट है डेमोक्रेटिक कंट्री होने का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होने का इंडिया में, ये फर्स्ट टेस्ट हुआ था। From 1947 to 2017, many old states vanished and many new states were created। मतलब 1947 जब से हमारी कंट्री आजाद हुआ है, जब से फ्रीडम मिला है, लेकर 2017 तक बहुत सारे ऐसे कुछ स्टेट्स फॉर्म हुए हैं और कुछ स्टेट क्या हुए हैं, खत्म भी हुए हैं पूरी तरीके से। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट हैव बीन चेंज, और कुछ क्या है, बहुत सारे स्टेट के बाउंड्रीज चेंज हुए हैं, बहुत सारे स्टेट डिवाइड हुआ है, बहुत सारे स्टेट के नेम भी चेंज हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, some state have been formed, the people who spoke the same language, the state are known as linguistic state। अगर हम linguistic state की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेट जो था लिंग्विस्टिक बेस पे जो बनाया गया था वो था आंध्र प्रदेश। और ये क्या फर्स्ट ऐसा स्टेट है जिसका क्या देखते हुए बेटा, क्या देखते हुए, लैंग्वेज को देखते हुए कि यहाँ के लोग तेलुगु बोल रहे हैं, तो उनको क्या कर दिया गया था, अलग एक क्या बना दिया गया था, स्टेट ही बना दिया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। सेकंड लैंग्वेज पॉलिसी क्या हो सकता है, सेकंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इन द लैंग्वेज पॉलिसी। सेकंड टेस्ट जो था, फर्स्ट तो था लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया, सेकंड जो था कि क्या करेंगे फेडरेशन के लैंग्वेज पॉलिसी। हिंदी वाज द आइडेंटिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऐसा था कि भाई हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को कभी नहीं बताया गया। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, 22 लैंग्वेज में किसी में आप क्या कर सकते हो, पेपर दे सकते हो, लेकिन हिंदी ऐसा मेंशन नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हिंदी हमारा क्या है, नेशनल लैंग्वेज है। तो बेसिकली क्या हुआ था, एक लैंग्वेज को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। जो साउथ के लोग थे, क्योंकि उनको इंग्लिश, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया गया था। बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एंड शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हिंदी के अलावा भी 21 ऐसे अदर लैंग्वेज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, शेड्यूल किया गया है। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट का एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। एंड गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, और हर स्टेट अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाता है। तो अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होगा। क्या होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होगा बेटा। बट हिंदी is not a national language, it's a official language। national language नहीं बोल सकते हो, ये official language है। नेक्स्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, क्या हुआ बेटा कि जब हमारा कंट्री आजाद हुआ था, जब फ्रीडम मिले थे हमें, तो कई सालों तक सिर्फ इंडिया पे कांग्रेस गवर्न करती थी। कांग्रेस आईएनसी जो पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो गवर्न करती थी। सिर्फ उसका ही क्या होता था, पूरे कंट्री में ही पूरे तरीके से वो अपना एक, तो पूरे कंट्री में क्या सिर्फ कांग्रेस का ही गवर्न होता था। और उसके बाद में क्या 1990
90 में एक सिस्टम आता है कोलिशन सिस्टम। तो 1990 में क्या आता है? कोलिशन सिस्टम, जो कि बात करता है गठबंधन। तो ऐसा हुआ कि जब पूरी इंडिया पे सिर्फ कांग्रेस का क्या चल रहा था, गवर्न कर रही थी कांग्रेस पार्टी, तो दूसरी पार्टी अगर किसी दूसरी स्टेट में गवर्नमेंट बनाती थी तो वो इतना ज्यादा उसको प्रेशर करते थे, टैक्स नहीं देते थे उस दूसरी पार्टी को, कि बाद में ऐसा लगे कि भाई वो दूसरे जो इलेक्शन होगा ना वो फिर से आएगा ही नहीं, इस तरीके से था। तो 1990 में आया कोलिशन, मतलब गठबंधन करने का, कि भाई अगर आगे से कोई भी पार्टी कमजोर होती है तो वो दूसरी पार्टी के साथ में कोलिशन करके वो क्या बना सकती है? गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है सेंटर में। ओके, तो ये आया सेंटर। और अगर जब से कोलिशन आया, जैसे सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या हो गया है? अच्छा होता गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। सेंटर स्टेट रिलेशन इज ऑन वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथ इन प्रैक्टिस। मतलब जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो हमारे फेडरलिज्म को और ज्यादा क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है। सपोज नो सिंगल पार्टी गेट क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। मान लो लोकसभा में कोई एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, या फिर वो इतना कैपेबल, इतना ज्यादा सीटें नहीं जीती है कि वो अपने अकेले क्या कर सकती है? फॉर्म बना सकती है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट, हमारी प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है वो क्या है? फुल मेजोरिटी में है। तो क्या कर सकती है? द मेजर नेशनल पार्टीज कैन अलायंस विथ मेनी पार्टीज। तो वो दूसरी पार्टी के साथ में अलायंस करके, गठबंधन करके वो पार्टी को क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सेवरल रिलीजियस पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर रिलेशन का यही आया कि मान लीजिए कि लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है दूसरी का, तो वो क्या कर सकती है? दूसरे छोटे छोटे पार्टीज जो हैं आपस में कोलिशन करके, अलायंस करके और एक गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। दिस लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक नया कल्चर आया पावर शेयरिंग का, और हमारे जो ऑटोनॉमी है स्टेट गवर्नमेंट का, वो रेस्पेक्ट भी बढ़ गई। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, किसकी बात करेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? क्या बोला है कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दें। मान लीजिए कि गांव में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, ये डिसेंट्रलाइजेशन होना क्यों जरूरी है? मान लीजिए कि कोई गांव के, विलेज के लोग हैं, रूरल एरियाज के लोग हैं, तो जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो अपनी शिकायत या अपनी प्रॉब्लम्स आके स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बोलेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्म किया गया? लोकल गवर्नमेंट, थर्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली सेंट्रलाइजेशन। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट settled and the local level. Local people can also directly participate in the decision making. मतलब जो लोकल लोग हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सके, मतलब अपना जो डिसीजन है वो ले सके। जैसे जो ग्राम पंचायत में होते हैं, सरपंच बोलते हैं, तो वो क्या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं कि किसको हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, वो उनको लोकल पीपल के अथॉरिटी दी गई। तो सेंट्रलाइजेशन बेसिकली जो रूरल एरियाज की प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देती है किसको? लोकल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन और टेकन इन 1992 में फर्स्ट स्टेप लिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। और ये जो स्टैंड लिया गया था उससे जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है और ज्यादा क्या हो गया? हमारा डेमोक्रेसी जो है और पावरफुल एंड इफेक्टिव हो गया। Here the key features of 3-tier democracy। ठीक है, तो जो 3 टियर का डेमोक्रेसी है, किसकी बात कर रहे हैं हम? बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं हम? बेसिकली लोकल गवर्नमेंट की। उसकी क्या डेमोक्रेसी है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। मतलब ये क्या लोकल गवर्नमेंट के लिए भी रेगुलर क्या बनाया गया? मतलब कि कहाँ पे किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, उनके मतलब जो इलेक्शन है वो रेगुलरली होना चाहिए। जैसे 5 साल पे इलेक्शन होता है वैसे ही होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट के लिए भी ये रूल बनाया गया। State seats are reserved in the elected bodies and execute head of these institutions of scheduled caste, SC, scheduled tribe, ST and other backward classes।
तो यहाँ पे क्या है, इस इलेक्शन में SC, ST एंड OBC के लिए सीटें रिजर्व की गई। ओके, और यहाँ तक नहीं, 1/3 ऑफ सीट किसके लिए, विमेंस के लिए, 30% सीट विमेंस के लिए लोकल गवर्नमेंट लोकल इलेक्शन में क्या किया गया, रिजर्व किया गया। नेक्स्ट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट द कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि दो डिवाइड कर दिया, लोकल गवर्नमेंट को दो में डिवाइड कर दिया, एक ग्राम पंचायत में और एक किसमें, म्युनिसिपैलिटीज में, म्युनिसिपल इलेक्शन में। ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटीज जो होता है वो बेसिकली अर्बन एरियाज के लिए होता है और जो ग्राम पंचायत होता है वो रूरल एरियाज के लिए होता है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। The state governments are required to share some power and revenue with local government, और स्टेट गवर्नमेंट कुछ रेवेन्यू और पावर्स किसको देगी, लोकल गवर्नमेंट को देगी। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फॉर स्टेट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो ये जो पावर शेयरिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी आप देख रहे हो, इससे डेमोक्रेसी कितना इफेक्टिव और कितना स्ट्रांग बन रही है। ठीक है, तो ये होता है पावर शेयरिंग, तो हमने पढ़ ही लिया है। और फेडरलिज्म का जो कि क्या फायदा है किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए। नेक्स्ट है, और फाइनली हम बढ़ते हैं पंचायती राज सिस्टम। ओके, कब, पंचायती राज सिस्टम। ये पंचायती राज सिस्टम कब आया था बेटा, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। 23 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। ठीक, 1992 में, और फर्स्ट टाइम राजस्थान के नागौर में पंचायती राज सिस्टम को फॉलो किया गया था। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, किसमें, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखेंगे आप इसको। रूरल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। जो गांव की गवर्नमेंट होती है, विलेजेस की गवर्नमेंट और रूरल गवर्नमेंट होती है, उसको हम पंचायती राज बोलते हैं। Each village or group of villages in some state has a gram panchayat. ठीक है, this is council consisting of several ward members, often called पंच एंड प्रेसिडेंट और सरपंच। तो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम चूज करते हैं, उसको या तो सरपंच बोलते हैं या प्रेसिडेंट बोलते हैं या फिर पंच बोलते हैं। ओके, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है कि पब्लिक चूज करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वैसे ही ग्राम पंचायत में पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ऑल अडल्ट पीपल, और आपको पता है अडल्ट पीपल कितना होना चाहिए, 18 ईयर्स, लिविंग इन अ विलेज और वार्ड। ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी द एंटायर विलेज। ओके, तो सॉरी, ये 21 होना चाहिए। तो क्या है, जो एडल्ट पीपल होते हैं, जो मतलब जिसको 21 ईयर से ऊपर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द पंचायत वर्कर्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। All the voters in the villages are in the members. It has to meet at least twice or thrice a year to approve the annual budget of Gram Panchayat and to review performs the Gram Panchayat. और हर साल में 2 या 3 बार उनको अपने जो बजट आता है, एनुअली बजट आता है, किसी भी विलेज को, किसी भी रूरल एरियाज के क्या करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए वो सारी चीजें बजट लेकर जाना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर। अगर ग्राम पंचायत साथ में आ जाते हैं तो ग्राम समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचायत समिति या ब्लॉक मंडल बोलते हैं। द मेंबर ऑफ द पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड और द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको कि देखिए पहले क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, छोटे छोटे गांव मिलके वो क्या बना लेते हैं, एक भी हो सकता है और अगर छोटे छोटे 2 भी हो सकते हैं। और ये जो ग्राम पंचायत जब साथ में आती हैं तो क्या बनाती हैं, पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक लेवल का भी बोलते हैं गवर्नमेंट, ये विलेज लेवल का हो गया। और उसके बाद में बहुत सारे पंचायत समिति मिलकर के क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो म्युनिसिपैलिटीज क्या है, जो अर्बन एरियाज की गवर्नमेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज। As ग्राम पंचायत इज रूरल एरिया, सिमिलरली वी हैव म्युनिसिपैलिटीज फॉर द अर्बन एरिया। जैसे ग्राम पंचायत रूरल एरियाज के लिए क्या करती है, रूल करती है, वैसे ही अर्बन के लिए क्या होती है, म्युनिसिपैलिटीज। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो बड़ी सिटी होती हैं उनके लिए क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है।
both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people representative। और ये जो दोनों बॉडी होती है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? जो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसको वो चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं। द म्युनिसिपल चेयरमैन पर्सन इज द पॉलिटिक्स हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज चेयरपर्सन होता है म्युनिसिपैलिटीज का, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो लोकल गवर्नमेंट का है बेसिकली इसलिए बनाया गया कि किसी भी कंट्री का कहीं भी पूरे कंट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हर जगह पे क्या कर सके, एक रूल कर सके अच्छे से, जो अच्छे से गवर्नमेंट को चला सके। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड द डीप इन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लोकल गवर्नमेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमारे डेमोक्रेसी की जो एक क्या है, आत्मा है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी की जो डीपेन है वो उसको बताता है, एक स्टेटस बताता है। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज विमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। और आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट में 33% रिजर्व है जो सीट होती हैं, इससे हमारे विमेन्स को भी क्या किया गया है, आगे बढ़ाया गया है और उनको ये मौका दिया गया है कि आप भी अपने डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो बेटा ये था आपका चैप्टर की होता है फिनिश। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बट क्या है कि उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि हमें बताना पड़ा। सो बेटा अगर आपको आ रहा है वीडियो समझ तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, एसएसटी का सीरीज एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।